साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल की जो यूनिट है वो शुरू कर रखी थी और सेल की यूनिट में अगला जो वीडियो है वो अपन पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, मुख्यतया पादपों के संदर्भ में। बहुत ही सरल टॉपिक है, आसानी से समझोगे, इजीली क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपके वो कवर हो जाएंगे। देखिए, अपन जब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, एक तरीके से देखा जाए तो क्लासिफिकेशन में अपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि इनके अंदर सेल वॉल कैसी होती है, किस प्रकार की पाई जाती है। परंतु यहां पर थोड़ा सा अलग हटके उन चीजों को कंपाइल करते हैं। सेल जब पढ़ रहे थे अपन, पीछे के वीडियो में देखा कि अपन कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद में उनके दो डिवीजन और थे। यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांट सेल होगा और दूसरा क्या होगा, एनिमल सेल होगा। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में, एक ससीम के अंदर की कोशिका में क्या क्या चीजें किस किस प्रकार से पाई जाती हैं। पहले वो फ्लो चार्ट लेते हैं और उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल कैसी होती है, किस प्रकार की पाई जाती है। देखें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ससीम केंद्रीय कोशिका के तीन प्रमुख भाग होते हैं। एक भाग का नाम सेल वॉल, सबसे बाहरी आवरण है वो सेल वॉल है। उसके बाद में इसमें बड़ी सी क्या पाई जाती है, एक वैक्यूल पाई जाती है जिसको क्या बोल सकते हैं, रिक्तिका। डायग्राम भी देखा था अपन ने, भोजन संग्रह करने के लिए रिक्तिका इसमें पाई जाती है, एक बड़ा सा शेप होता है। और उसके बाद में जो बच गया भाग है, उस बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। कहने का मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि यूकैरियोटिक सेल में तीन चीजें होती हैं। एक तो सेल वॉल होती है, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग, अजैव है, सजीव नहीं है ये। जबकि वैक्यूल है, उसमें दोनों प्रकार की चीजें हैं। क्या उसके अंदर सजीव पार्ट भी होगा और अजैव भी होगा। ये जो वैक्यूल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे अपन। और तीसरा जो बच गया भाग उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। इस प्रकार का डिवीजन इसलिए किया क्योंकि देखो, वैक्यूल ज्यादातर बड़ा साइज का प्लांट में मिलेगा और सेल वॉल केवल प्लांट का करेक्टर है। और अब जो मैटर आएगा वो भी प्लांट और एनिमल में ज्यादा अलग अलग है, परंतु यहां पर उसको अपन क्लासिफाई करेंगे पूरी अच्छी तरह से। प्रोटोप्लास्ट को फिर दो भागों में डिवाइड कर दो आप। दो भाग कौन से हो गए, प्रोटोप्लास्ट का जो एक भाग है उसको बोलेंगे प्लाज्मा या सेल बोल दो, बढ़िया रहेगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और दूसरा जो भाग है उसको क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट कब बोलेंगे, जब प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों जुड़ जाएंगी, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन हटा दिया जाए प्रोटोप्लास्ट में से तो क्या बचे, फिर उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के बिना जो मैटर बचता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। एक सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन हटा दो, सेल के बाहर आप सेल वॉल हटा दो, तो बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या चीजें हैं, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें हैं। एक बोलते हैं हाइलेनोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, पर हाइलेनोप्लाज्म ज्यादा शब्द अच्छा है, कोशिका द्रव्य। और दूसरा मैटर क्या बच गया, दूसरा बच गया न्यूक्लियस, केंद्रक। भाई प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें हैं, एक हाइलेनोप्लाज्म और एक क्या है, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर देखो, कोशिका द्रव्य पूरे को बोलते हैं। तो एक तो इसमें खुद क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, कोई तरल सा पदार्थ जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डूबी रहती हैं। उसके बाद क्या हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर निर्मित वस्तुएं, सेल निर्मित वस्तुएं मान लो। ठीक है। तो लिक्विड है, तरल है, तरल के अंदर प्रेजेंट वस्तुएं हैं और उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स डोल रहे हैं, प्रेजेंट है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ये सेल ऑर्गेनल्स तीन प्रकार के हो सकते हैं। चार्ट बनाते जाएं फिर उसको अच्छे से समझाता हूं।
एक तो ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, क्वेश्चन आते हैं बार बार में, पिछली बार भी आया था, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। एक ऐसे होते हैं यूनिट मतलब सिंगल मेम्ब्रेन युक्त, और एक ऐसे होते हैं कोशिकांग जिनके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस, झिल्ली रहित। दोहरे कोशिकांग में दो ही नाम याद रखने हैं आपको यहां पर, एक याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक नाम क्या रखना है, याद रखना आपको प्लास्टिड। प्लास्टिड में आगे जाकर फिर क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे, इसके प्रकार आ जाएंगे, पर अभी एक ही नाम याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो जाएगा प्लास्टिड, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। मेम्ब्रेन लेस में दो नाम याद रखो, क्या, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। बस इतने रटने जी। मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम याद रखना, सेंट्रोसोम याद रखना, डबल मेम्ब्रेन वाले में माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना, प्लास्टिड याद रखना। बाकी जो सेल ऑर्गेनल आपके दिमाग में आते हैं, जो भी सेल ऑर्गेनल बचते हैं, वो सारे किस में आ गए, सिंगल मेम्ब्रेन में, यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल हैं। जैसे लाइसोसोम है, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे गोल्जी बॉडी है, जैसे स्पेरोसोम है, जैसे माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, जैसे परोक्सीसोम है। ठीक है, माइक्रोबॉडीज हैं। ये सारे कोशिकांग जो बचते हैं वो किस में आ जाते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन में। इनको रटने की आवश्यकता नहीं, आप इतना याद रखना कि डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, मेम्ब्रेन लेस है राइबोसोम और सेंट्रोसोम, बाकी सब किस में आ जाते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन। एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से, याद कर लेना इस चीज को। जो सेल निर्मित वस्तुएं हैं वो क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, देखो, रिजर्व मटेरियल के रूप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड प्रेजेंट होता है। सीक्रेटरी स्त्रावित मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट है, हाइलोप्लाज्म, एंजाइम प्रेजेंट है और विटामिन प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है एल्केलॉइड्स, प्रेजेंट है यहां पर टेनिन, प्रेजेंट है यहां पर ऑयल, प्रेजेंट है यहां पर लेटेक्स। ये सब चीजें किसके रूप में हो सकती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। इन सब को अगर मिलाया जाए तो क्या बनता है हाइलोप्लाज्म, और इसमें न्यूक्लियस और जोड़ दें तो क्या बन जाए, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में अगर सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाए तो प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट वैक्यूल और सेल वॉल मिलकर यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियस जो बना, उस न्यूक्लियस के अंदर चार चीजें पढ़ सकते हैं अपन। एक क्या होगा सबसे बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या पढ़ सकते हो, न्यूक्लियोलस, उसके बाद क्या पढ़ सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी बताता हूं अभी, और फिर क्या पढ़ सकते हो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम। मतलब केंद्रक है, केंद्रक के सबसे बाहर झिल्ली होगी, उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। अब देखो केंद्रक झिल्ली है, ये भी क्या होती है, ये भी हो गया डबल मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली है वो भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और बाकी जो है केंद्रक झिल्ली भी कैसी हो गई, डबल मेम्ब्रेन। और एक डबल मेम्ब्रेन यहां पढ़ा था अपन ने, दो बातें ये। तो सेल ऑर्गेनल की बात करें तो दो ही सेल ऑर्गेनल हैं डबल मेम्ब्रेन, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। परंतु सेल प्रोटोप्लाज्म के अंदर का मटेरियल बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में तीन चीजें हैं डबल मेम्ब्रेन, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्लास्टिड है, और एक क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये तीनों चीजें क्या है, डबल मेम्ब्रेन युक्त मटेरियल है, किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, किसने खोजा था, फोंटाना। उसके अंदर जो मटेरियल प्राप्त है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और अंदर जो भरा पड़ा होता है वो डीएनए, आरएनए, जो भी मटेरियल है उनको अपन क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम बोल देंगे, क्रोमोसोम गुणसूत्र बोल देंगे। ठीक है, ये सब चीजें मिलकर बनती हैं यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू अपन ने ले लिया है। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे सेल वॉल को। ये एक सिंपल सा वे है जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। अगला टॉपिक चलते हैं, सेल वॉल। सरल सा टॉपिक है सेल वॉल, क्या बोल देंगे, कोशिका भित्ति। एकदम सरल टॉपिक है और सिंपल वे में अपन अभी देखो इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। सेल वॉल वैसे देखा जाए तो
जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल का बेसिक कैरेक्टर है। सेल वॉल हालांकि और कहीं भी पाई जाती हैं, मोनेरा में भी होती हैं। सेल वॉल है वो आपके फंजाई में भी होती है, लेकिन बेसिक कैरेक्टर किसका है? प्लांट सेल का बेसिक कैरेक्टर है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी। और कहीं की बात करें तो जैसे मान लो एल्गी है, एल्गी में सेलुलोज, पैक्टीन, गैलेक्टेंस, कैल्शियम कार्बोनेट एटसेट्रा, इनकी अलग अलग सेल वॉल हो सकती है। फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर क्या है? काइटिन या फंगल सेलुलोज, इनकी बनी हुई क्या हो सकती है? सेल वॉल हो सकती है। और प्लांट की बात करते ही हैं, प्लांट के अंदर आ गया सारा, एल्गी है, सेलुलोज है, पैक्टीन है, गैलेक्टेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वैसे भी देखा जाए तो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, उसके बाद में आपके सिलिका वगैरह है ना, काइटिन है, पैक्टीन है, ये सब सेल वॉल के मुख्य घटक होते हैं जिनसे ये मिलकर बनी होती है। प्रकार यहां पर महत्वपूर्ण है। सेल वॉल 4 प्रकार की होती है। कोई पूछे सेल वॉल कितने प्रकार की होती है, आपका आंसर हो जाना चाहिए 4 प्रकार। और इन 4 प्रकार को देखो, एक एक को ढंग से पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो है मिडिल लेमिला, या बोल सकते हैं इसको मध्य पटली का। जब सेल का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो कोई पूछे कि डिवीजन के बाद में, जब भाई एक सेल है 2 भाग में बट गई, एक सेल से 2 सेल बन गई, समसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन में 1 से 4 सेल बन गई, तो जब सेल बनती हैं तो सबसे पहले डिवीजन में सबसे पहले जो वॉल बनती है उसको बोलते हैं मिडिल लेमेला, मध्य पटली का सबसे पहले बनती है। किस प्रकार की है? एमोर्फस प्रकार की है। और किसकी बनी होती है? कैल्शियम प्लस पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम प्लस पेक्टेट की। और जब फल पकते हैं, फलों के पकते समय, है ना, आम है, आम कच्चा है, आम जब पक जाएगा तो फलों के पकते समय घुल जाती है ये। तो इसके घुलने के कारण ही जो फल है ना वो पक जाते हैं। तो फलों के पकने में कौन जिम्मेदार है? मिडिल लेमेला घुल जाती है, तब क्या हो जाते हैं? फल पक जाते हैं। पहली बात आ गई मिडिल लेमेला की। कितनी बात याद रखनी है? डिवीजन में सबसे पहले बनती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, और फलों के पकते समय घुल जाती है। कौन? मिडिल लेमेला। ठीक है। दूसरा नंबर बात करेंगे, कौन सी आएगी? उसके बाद में नंबर से याद रखना है, उसके बाद आएगी प्राइमरी वॉल। पहले मिडिल लेमेला, उसके बाद में कौन? प्राइमरी वॉल। ये किसकी बनी होती है? प्राथमिक भित्ति। किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस पैक्टीन। और ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। काम क्या है इसका? इसका काम है वृद्धि व विस्तारण, एक्सटेंशन, ग्रोथ करना। किसकी? सेल की। और उसका विस्तार करना किसका काम है? प्राइमरी वॉल का। थोड़ी लचीली होती है और कोमल होती है सेकेंडरी की तुलना में। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 3 नंबर पे आ जाएगी सेकेंडरी वॉल। 3 नंबर पे आ जाएगी सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति होती है वो कई की बार क्या होता है, देखो प्राथमिक भित्ति है उसके बाद में, और प्राथमिक भित्ति कई की बार जब काम नहीं करती या किसी कारण से टूट जाती है, किसी कारण से कोई डैमेज हो गई या नहीं भी डैमेज होती है, तो भी कुछ परिस्थिति में उसके कुछ समय बाद में किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी वॉल का निर्माण होता है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। और इसकी तुलना में लचीली नहीं होती, इसकी तुलना में क्या है? कठोर होती है। ये किसकी बनी होती है? इसमें सेलुलोज प्लस पैक्टीन
तो है ही, परंतु कम है। यहां पर तो ये इसकी बनी है, यहां पर क्या है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की मात्रा क्या है, कम है। कम के साथ में यहां पर फिर अधिक मात्रा किसकी है, अधिक मात्रा किसकी है, अधिक मात्रा है लिग्निन प्लस सुबेरिन की। और लिग्निन और सुबेरिन जहां होते हैं वहां पर अपने आप ही क्या हो जाती है, वॉल हार्ड हो जाती है, क्योंकि इनकी मात्रा यहां पर अधिक पाई जाती है और ये हार्ड कंटेंट ही है। इनके अलावा और भी सारी चीजें हो सकती है इसमें, टेनिन है, टेनिन के साथ में गम है, गम के साथ में वैक्स है, वैक्स के साथ में कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स हैं, उसके बाद में कुछ याद रखना जैसे सिलिका वगैरह है ना, सिलिका के साथ में कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह है, ये सब भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसका काम क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है, कोशिका को मजबूती देगी। ये कोशिका को मजबूती देने का काम है इसका, किसका, सेकेंडरी वॉल का। इनके बाद में प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के बाद में जो वॉल बनती है सबसे लास्ट में, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टर्सरी वॉल, तृतीयक झिल्ली, तीसरी होगी ना। और ये सब जगह नहीं होती, देखो ये कहां पर है, ये पाई जाती है जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में। जिम्नोस्पर्म की जो वाहिनिकाएं हैं उनके अंदर पाई जाती है कौन सी, टर्सरी वॉल, तृतीयक झिल्ली। और किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीयक झिल्ली बनी होती है किसकी, जाइलोन की, जाइलोन की, जाइलोन की बनी होती है कौन सी, तृतीयक झिल्ली। और एक तरीके से देखा जाए तो ड्राई लेयर है, सूखी लेयर है, इसके अंदर लगभग मटेरियल लिक्विड के रूप में कुछ भी नहीं पाया जाता। और अंतिम झिल्ली है टर्सरी वॉल। तो अगर जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं को छोड़ा जाए, इनको छोड़ दें, तो फिर जो बचती हैं सेल, उनके अंदर सेल वॉल के रूप में 3 ही लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहले डिवीजन के रूप में बनती है मिडिल लेमेला, मध्य पटलिका, उसके बाद में बनती है प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बनने के कुछ समय बाद में एक हार्ड भित्ति के रूप में बनती है सेकेंडरी वॉल। तो 3 झिल्लियां हो गई, मध्य पटलिका, प्राथमिक झिल्ली और द्वितीयक झिल्ली, और सबसे लास्ट में है तृतीयक, वो कुछ एक के अंदर ही पाई जाती है। तो 4 तो प्रकार हो गए इसके। कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है, कोई पूछा जाए, 4 प्रकार की होती है। अब संरचना की अगर बात करते हैं, किसकी, सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की, तो इसके संरचना के आपको 2 भाग याद रखने। संरचना में 2 नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम क्या याद रखना है, पहला नाम याद रखना है फिब्रिल्स, तंतु, और दूसरा नाम याद रखना है मैट्रिक्स, पदार्थ, आधारी पदार्थ। मतलब कोशिका भित्ति 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक का नाम होता है फिब्रिल और एक का नाम होता है मैट्रिक्स। अब देखो एक ट्रिक याद रखनी है आपको, GC ट्रिपल एम, मतलब 3 M नाम के दोस्त थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज गए, ठीक है। कब, सेल वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, दीवार का मतलब से मान लो गेट वगैरह है, गेट वगैरह से अंदर गए, दीवार से अंदर गए, कौन, कहां गए, गवर्नमेंट कॉलेज में, कौन, 3 M नाम के बंदे। ये ट्रिक याद रखना, GC M। अब देखो क्या होगा, GC M के साथ साथ में कुछ जो फिगर भी याद रखो। G के नीचे याद रखो 3000, C के नीचे याद रखो 100, फिर M के नीचे 20, फिर अगले M के लिए 250, और फिर अगले M के लिए 1। 3000, 100, 20, 250 और 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो वैसे देखा जाए तो फिब्रिल हैं, तंतु हैं, ये बेसिक बताते हैं कि सेलुलोज के बने होते हैं, परंतु सेलुलोज कहां से बने, तो आप ऐसा याद रखो कि जब 3000 सेलुलोज, सॉरी 3000 ग्लूकोज, 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल C6H12O6, 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक सेलुलोज बनाते हैं। समझना बात को, ऐसे 3000 हैं, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, ऐसे 3000 हो गए, तो क्या बन गया, एक सेलुलोज बन गया, ठीक है। अब ये जो सेलुलोज हैं जब 100 इकट्ठे हो जाएंगे, 100 क्या, सेलुलोज, 100 इकट्ठे हो जाएंगे, 100 सेलुलोज, इस प्रकार से 100 सेलुलोज जब इकट्ठे हो गए, तब जो बनने वाली संरचना है उसको बोलेंगे एक मिसेल या माइसेली। एक मिसेल बन गया ये, ठीक है। इस प्रकार से जब 20 मिसेल इकट्ठे हो जाएंगे या माइसेल इकट्ठी हो जाएंगी 20,
इस प्रकार से करते करते ये टोटल 20 इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, एक माइक्रोफिब्रिल। क्या बनेगा, एक माइक्रोफिब्रिल। और एक माइक्रोफिब्रिल की जगह जब कितने हो जाएंगे, 250 माइक्रोफिब्रिल, 250 माइक्रोफिब्रिल हो जाएंगे, तब क्या बन जाएगा, तब बनेगा एक, क्या, एक बनेगा मैक्रोफिब्रिल। और इस मैक्रोफिब्रिल का डायमीटर होगा कितना, 250 एंगस्ट्रॉम। बात थोड़ी समझ में आ रही क्या। GC-MMM, जी का मतलब 3000 याद रखना, सी का मतलब 100 याद रखना, एम का मतलब 20 याद रखना, और इस एम का मतलब 250 याद रखना, और अगले एम का मतलब 1 याद रखना। 3000 जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने क्या बना दिया, सेलुलोज। जब ग्लूकोज के बाद में सेलुलोज बनेगा, याद रख लेना। अब सेलुलोज कितने इकट्ठे होंगे, 100 सेलुलोज इकट्ठे हो गए, तब क्या बना, एक माइसिली, माइसिली बना। इस माइसिली में कितने इकट्ठे हो गए, 20 माइसिली, 20 माइसिली इकट्ठे हो गए, तो बढ़ना क्या था, एक माइक्रोफिब्रिल। अब ये माइक्रोफिब्रिल कितने हो जाएंगे, 250 माइक्रोफिब्रिल इकट्ठे हो गए, तब क्या बना, एक मैक्रोफिब्रिल। तो देखो शुरू में याद रखना, GC याद रखना है, ग्लूकोज और सेलुलोज ये याद रखना है। उसके बाद बाकी में तो एम सबसे पहले माइसिली, फिर माइक्रो और मैक्रो, बढ़ते हुए क्रम में तो माइक्रो याद रह जाएंगे, और यहाँ पर क्या बीच में माइसिली और एक याद कर लेना आपको। तो GC-MMM 3100 20 250 और 1, 3100 20 250 1 याद करो मेरे साथ एक बार। GC-MMM बोलो, GC-MMM 3100 20 250 1, 3100 20 250 1, 3100 20 250 1 GC-MMM। ठीक है, ये इसकी संरचना है जो क्या बनाती है, फिब्रिल का फॉर्मेशन करती है। इस फिब्रिल में ये जो माइक्रोफिब्रिल बन गया, ये इसी को क्या बोलते हैं, फिब्रिल्स बोलते हैं। ये जो फिब्रिल हैं, इस फिब्रिल में जो फिब्रिल हैं, वो जो प्राइमरी वॉल बनती है, उस प्राइमरी वॉल में अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्ज, और सेकेंडरी जो वॉल बनती है, उस सेकेंडरी वॉल में ये समानांतर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, समांतर व्यवस्थित होते हैं, और जबकि यहां पर अनुप्रस्थ, ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्ज रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ट्रांसवर्ज रूप में, और यहां पर ये पैरेलल व्यवस्थित होते हैं। कौन, फिब्रिल, कहां, सेल वॉल के अंदर। अब फिब्रिल की बात आ गई, तो फिर बाकी बचा हुआ मेटेरियल क्या हुआ। जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि ये कोई सेल है और इसकी ये सेल वॉल है बाहर की, तो इतनी जो सेल वॉल मोटी मोटी नजर आ रही है, इसके अंदर दो चीजें होंगी। क्या होगी इसके अंदर, एक तो क्या इसके अंदर है, एक तो इसके अंदर है फिब्रिल, बचा हुआ मटेरियल क्या है, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या भरा पड़ा है, इसके अंदर गम है, रेजिन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, टेनिन है, वेक्स है, कोई याद करने की जरूरत नहीं ज्यादा, सिलिका है। ये सब किसके अंदर भरा पड़ा है, इस मैट्रिक्स के अंदर भरा पड़ा है। तो एक तो तंतु हो गए, फाइबर हो गए, और बचा हुआ मैटर क्या है, मैट्रिक्स कहलाता है। ये सब चीजें भरी पड़ी होती हैं किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर। दो चीजें होती हैं, एक तो फिब्रिल होता है, अगला मैट्रिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखो इस सेल वॉल के अंदर। अब मैन क्या हो गया, फिब्रिल हो गया, फिब्रिल के अंदर मैन अपन क्या कह सकते हैं कि सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। तो जो सेलुलोज जहां जहां पर, ऐसा कह सकता हूं कि जहां जहां पर सेलुलोज एब्सेंट हो, कहीं पर मान लो सेल वॉल के अंदर जहां जहां सेलुलोज एब्सेंट हो, वहां पर कुछ खड्डे बन जाते हैं, कुछ गर्त बन जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोपिट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोपिट है, या माइक्रोपिट सबसे पहले बने, सबसे पहले जो माइक्रोपिट बने उनको बोला गया प्राइमरी पिट, प्राथमिक गर्त, प्राथमिक पिट बन गए। अब जो दो सेल हैं, मान लो कि जैसे ये बनाया डायग्राम एक बनाया जाए कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, और इस प्रकार से ये देखा जाए ये दूसरी सेल है, ऐसे कोई दो सेल है, ये इसका वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है मान लो। तो इन सेल के अंदर जहां जहां सेलुलोज की मात्रा नहीं है ना, वहां पर इस प्रकार से पिट बन गई। ये जो छेद बने ना, इसको कहा गया प्राइमरी पिट, जो प्राथमिक पिट बने, प्राथमिक गर्त बोला गया। अब इनके अंदर जो आदान प्रदान है, दो कोशिकाओं के आमने सामने जो आदान प्रदान है, ये जो रास्ता बन गया ना, उस रास्ते को कहा गया
प्लाज्मोडेस्माटा है, और कुछ नहीं है, प्लाज्मोडेस्माटा यही है। मतलब प्लाज्मा के आदान प्रदान होने का जो रास्ता है उसको बोला गया प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्या होता है देखो, धीरे धीरे जो प्राइमरी वॉल बनी है, ये प्राइमरी वॉल है, उसके बाद सेकेंडरी, ये बीच में बनी वो तो मिडिल है, मिडिल के बाद में प्राइमरी, प्राइमरी के बाद में इधर सेकेंडरी, इधर कुछ में टर्सरी। अब जो प्राइमरी वॉल बनती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है। और मोटी होने का कारण क्या हुआ कि इसके अंदर क्या जमा होता गया, लिग्निन प्लस सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सुबेरिन, ये कुछ कंटेंट हैं, ये लगातार जमाव के कारण से ये क्या क्या होती गई, मोटी होती गई। परंतु कई स्थान पर देखा गया कि ये मोटापन है वो एब्सेंट है, कई स्थान पर ये जमाव नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रही। तो वहां पर ही क्या बन जाती हैं, वहां पर भी क्या बन जाती हैं, पिट बन जाती हैं। और अब ये जो पिट बनती हैं आगे, शुरुआत में पिट बनती हैं उनको तो प्राइमरी पिट बोलते हैं, लेकिन आगे जाकर जमाव के बाद भी पिट नहीं बनती, उनको कहा गया क्या, दो नाम दिया गया, एक तो सिंपल पिट और एक को नाम दिया गया बॉर्डर्ड पिट। परिवेशित गर्त और सरल गर्त। देखो दो आमने सामने की सेलों में, दो आमने सामने हैं, आमने सामने की सेल में इस प्रकार का खड्डा सा बन गया, गर्त बन गया, ये वाला ही प्राइमरी पिट है, उसी को क्या बोला गया, सिंपल पिट है। और ये ज्यादातर कहां पर है, ज्यादातर प्रेजेंट है पैरेन्काइमा, मृदुतक, सीवी ट्यूब, ये नाम याद आना चाहिए आपको, ये मैंने पढ़ाया था जब टिश्यू पढ़ाए थे तब उसमें नाम आए थे। और कंपेनियन सेल, हिंदी में बोलूं तो देखो तीन प्रकार के सरल उत्तक थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। तो इसमें पैरेन्काइमा बात आ गई। सीवी ट्यूब किसका भाग है, ये है फ्लोएम का, फ्लोएम में चार भाग थे, सीवी ट्यूब है, कैम्पेनियम सेल है और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, चार किसके भाग थे, ये थे आपके फ्लोएम के। तो सीवी ट्यूब कैम्पेनियम सेल है, ऐसा बोल सकते हैं उसको क्या, चालनी नलिका, और आपके चालनी नलिका में सहायक कोशिका, इन सब के अंदर ये प्रेजेंट होता है क्या, सिंपल पिट है। याद करने का तरीका, ट्रिक लिख लो यहां पर। ट्रिक क्या लिखोगे, ट्रिक क्या हो गया कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, सिंपल है। हालांकि होने को बायोलॉजी सिंपल है, सरल मेरे को तो बायोलॉजी लगती है, परंतु ऐसा मान लो उल्टा कि फिजिक्स केमिस्ट्री सिंपल है। तो साइंस का मतलब सीवी ट्यूब है, फिजिक्स का मतलब पैरेन्काइमा, केमिस्ट्री का मतलब कैम्पेनियम सेल और सिंपल का मतलब सिंपल पिट। तो एस का मतलब है यहाँ पर क्या, सीवी ट्यूब है, इस पी का मतलब पैरेन्काइमा, इस सी का मतलब है क्या, कैम्पेनियम सेल है, और किस में इसमें पिट कौन सा है, सिंपल पिट इसमें पाया जाता है। और बाद में बचगा क्या, बॉर्डर्ड पिट कहां पाया जाएगा, जाइलम की ट्रेकिड्स एंड वेसल्स में, ठीक है। जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाओं में क्या पाया जाएगा, बॉर्डर्ड पिट पाया जाएगा। जाइलम की वाहिनिका और वाहिकाओं में क्या पाया जाएगा, बॉर्डर्ड पिट पाया जाएगा। अब बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है, देखो जो आमने सामने की सेल है ना, दो सेल हैं, उनमें जो आमने सामने की जो सेल हैं उनकी जो सेकेंडरी वॉल है ना, वो सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी फूल जाती है, फूलकर सेकेंडरी वॉल फूलकर जो गर्त है, गर्त जो बन गया खड्डा जो यहां पर बना था सिंपल पिट, सिंपल पिट के बाद की स्थिति है कि सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी फूलकर है ना, उस गर्त के चारों ओर आवरण बना लेती हैं, गर्त के चारों एक आवरण बना लेती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बॉर्डर कहा जाता है। और ये बॉर्डर कैसा लगता है, टोरस के जैसी स्थिति बन जाती है, इसको टोरस पिट भी बोल सकते हैं। टोरस बन गया एक, कहां मिलेगा, जाइलम और जाइलम की ट्रेकिड और वेसल्स के अंदर। अब क्या होता है, जैसे सिंपल आप समझो, सिंपल मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कि ये दो सेल है ना, और इन दो सेल के अंदर इस प्रकार से ये जो बीच का स्थान है, यहां पर ये क्या बन गया, बीच में एक खड्डा बन गया, इधर खड्डा बन गया, इधर खड्डा बन गया, दो सेल के बीच में खड्डा समझ लो आप। ऐसा समझो कि जैसे मान लो ये दो सेल हैं और उन दो सेल के बीच में यहां पर ये इतनी मोटी भित्ति है ये, ठीक है, और इस मोटी भित्ति के बीच में यहां बन गया ये खड्डा, इस प्रकार से ये खड्डा बन गया, ये इसको क्या बोल दिया गया, बॉर्डर्ड पिट है, ये फूल जाती है। अब इस बॉर्डर, ये आर पार हो सकती है चीजें। अब इस बॉर्डर पिट के अंदर क्या होगा, इस पिट के अंदर एकदम से इस प्रकार से खड्डा बन गया तरल सा।
अब इधर की सेल भी दबाव मारती है और इधर की सेल की दबाव मारती है, दोनों दबाव के कारण से खड्डा क्या होता है, ये बीच में पड़ा रहता है। तो बीच में पड़ा रहता है तब तो किसी चीज का बैलेंस आराम से रहता है, मतलब इधर उधर आराम से कोई चीज वस्तु जा सकती है। परंतु जैसे किसी सेल के अंदर दबाव ज्यादा आएगा, और जैसे मान लो इधर से सेल दबाव आया और ये खड्डा इधर आ गया, इसका मतलब अब इस सेल के लिए ये रुक गया, एक कपाट बंद हो गया इस सेल के। तो इस सेल में कोई चीज अब नहीं आ पाएगी, इस सेल में कभी आएगी जब ये दबाव मारेगी और ये खड्डा क्या होगा, जो बॉर्डर बना, ये टोरस बना, ये कहाँ आए, बीच में आए। बीच में आए तो चीजों का क्या होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। ये सिंपल सी किसकी गणित है, ये है गणित आपकी टोरस की। और ऐसा कह सकते हैं बॉर्डर्ड पिट किस प्रकार से बना और उसकी क्या सिचुएशन रहती है, उसके बारे में अभी अपन ने देखा। क्वेश्चन बनता है कि जो सेल वॉल है, इस कोशिका भित्ति की उत्पत्ति कहां से होती है, उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे हुआ। तो याद रखो कि जब सेल डिवीजन होगा तो 4 फेज होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज कंडीशन में जब लास्ट में कि भाई अब सेल 2 टुकड़े होने वाले हैं, उस टीलोफेज के कंडीशन में टीलोफेज के अंदर गोल्जी बॉडी कोमा ईआर के द्वारा, ये याद रखने वाली बात है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सबसे पहले क्या बनता है, मिडिल लेमिना बनता है। यही याद रखने वाले, सबसे पहले मध्य पटलिका बन गई, उसके बाद बताइए आपको प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और जिसमें जरूरत होगी उसमें टर्सरी पर। परंतु सबसे पहले कौन सी बनी, मिडिल लेमिना। कब, टीलोफेज के कंडीशन में। अब सेल बन गई, उसकी सेल वॉल की लगातार क्या होती जाएगी, ग्रोथ होगी। अब अगर सेल वॉल मोटी होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है, तो 2 तरीके हैं, एक तो ऐसे कण कण से बने और कण कण से बनकर ना सेल वॉल है, जैसे मान लो ये सेल वॉल है, इधर इस तरह से मोटी हुई, और एक सेल वॉल है इस प्रकार से मोटी होती जा रही है, इस तरह से बनते जा रहे हैं। इसको बोलेंगे क्या, स्त्राधान, और इसको क्या बोलेंगे, कणाधान। लास्ट में देख लो कि सेल वॉल है, उसके फंक्शन क्या हैं, आप सबको पता है, कोई विशेष बात नहीं है। सेल को शेप देना, उसका आकार निर्धारण करना, उसको क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, जो पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान, संवहन, जैसे किसके माध्यम से, पिट बना, उसमें क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक काम क्या करेगा, मेंटेन करेगा, क्या, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये सब चीजें हैं, किसका काम है, ये है सेल वॉल का फंक्शन है, कार्य है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।